नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आगामी चुनावों को देखते हुए सत्ता और संगठन में आखिर कैसे संतुलन बनाए रखना है, इस मुद्दे को लेकर मोहन भागवत मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वो रुकने वाले हैं। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस दौरान जनता की नब्ज टटोलने के लिए भागवत इंदौर आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि युवाओं की हम बात करें तो युवाओं पर संघ ने खासा फोकस किया है, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन रहेंगे यहां पर वो प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ युवाओं को आखिर कैसे संघ में जोड़ना है या युवाओं पर आखिर कैसे फोकस करना है, इस विषय को लेकर भी बातचीत की जाएगी। दरअसल अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वो समाज के प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे। इस दौरान वो समाज पर सरकार के कामों का प्रभाव और उसकी छवि को टटोलने का प्रयास करेंगे। भागवत यहां आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे और जानकारी के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन के चलते उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने वाला है। हालांकि 2 दिनों तक वे इंदौर के विशिष्ट जनों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप करने वाले युवा उद्यमियों से चर्चा भी करेंगे और माना जा रहा है कि संघ इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है। भागवत अपनी इंदौर यात्रा के दौरान युवा उद्यमियों से मुलाकात भी करेंगे और आगामी चुनाव में कौन से खास मुद्दे हैं जो कि हावी रह सकते हैं, बात यहां पर महंगाई और बेरोजगारी की जा रही है, इसका भी आकलन किया जाएगा। तो देखना होगा कि आखिर मोहन भागवत का जो ये दौरा है, सियासी मायने इसके आखिर क्या निकाले जा सकते हैं, इस दौरे का आगामी चुनावों पर कितना असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वर्तमान दौर की यदि मैं बात कर लूं तो वर्तमान दौर पर आखिर जो सरकार के काम है उसका कितना फायदा लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसका भी फीडबैक मोहन भागवत लेने वाले हैं। तो एक तरफ सरकार लगातार दावे कर रही है कि सरकार बेहतर काम कर रही है और उसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन आखिर सरकार की छवि क्या बन रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जांच की जाएगी, जिस पर मंथन किया जाएगा और इसी मंथन को आगे बढ़ाने के लिए मोहन भागवत 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। युवा उद्यमियों से संवाद करेंगे मोहन भागवत। तो देखना होगा कि आखिर बीजेपी को कितनी मजबूती इस दौरे के बाद मिलेगी। साथ ही साथ यदि कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल इस दौरे को देखते हुए बन रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपको उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सबसे पहले योगेश यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि विपक्ष का दायित्व इस वक्त कांग्रेस निभा रही है। संघ और यदि संगठन की मैं बात कर लूं तो एक बार फिर से संतुलन बनाने के लिए साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसका प्रभाव आखिर कितना पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट लेने के लिए मोहन भागवत 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस आखिर इस दौरे को कैसे देखती है? देखिए सुनील जी, संघ के दौरे या भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कवायद से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। हमारा मूल उद्देश्य रहता है कि जनता के प्रति क्या प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी के शासन की, यह महत्वपूर्ण है। और इस मामले में हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को झोल खाते हुए देखते हैं, लगातार लुंज-पुंज व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखते हैं। आपराधिक मामलों में प्रकरण, जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, विशेषकर यदि मोहन भागवत जी इंदौर में, तो इंदौर में भी आपराधिक ग्राफ एकदम बढ़ा है, यहाँ पर घटनाएं बढ़ी हैं। इस चारों बड़े महानगरों की यही स्थिति है। कमोबेश हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा और कांग्रेस इस बात पर पूरी तरीके से नजर टिकाए बैठी है कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मोहन भागवत जी आएंगे, वो सरकारी कामकाज की भी समीक्षा करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ये समीक्षा की जाए और मध्य प्रदेश का जो शासन चल रहा है, जो वापस में धीरे धीरे वेंटिलेटर पर पहुंच गया मध्य प्रदेश और इसके हालत एक बीमारू मध्य राज्य की तरह हो गई है, तो इसमें मोहन भागवत जी कितना कार्य करते हैं। लेकिन मैं एक शंका को भी जरूर यहाँ पर आपके सामने प्रकट करूंगा कि अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आरएसएस की जो कार्यशैली है वो प्रासंगिक नहीं रह गई है। मुझे इस आरोप को लगाने में कोई कोताही नहीं है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बनकर आए वो कांग्रेस से आयातित हैं और जो कांग्रेस से आयातित मंत्री बने हैं तो उनकी प्रतिबद्धता कोई संघ पर तो है नहीं।
जो संघ के आधार पर जो शासन चला करता था भारतीय जनता पार्टी का, अब वो स्थितियां नहीं रह गई है और एक घालमेल वाली राजनीति प्रकट हो गई है और घालमेल से ही प्रदेश के मंत्री कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में शासन चल रहा है। आप देखिए डेंगू के मामले में कितना प्रभावित है ये मध्य प्रदेश, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी पर आप लोग अंकुश नहीं कर सकते क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी एक ज्योतिराज सिंधिया जी के खेमे से आए हुए व्यक्ति हैं, तो उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो संघ आधारित जो लगाम होती है, जिसको अभी तक कहा गया है कि संघ द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन होता है, तो इसमें अब संशय उत्पन्न होने लगा है। चलिए सर, सुरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार ने, समझ लेंगे उनसे कि आखिर वो इस दौरे को कैसे देख रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर योगेश यादव जी ने उठाया है कि आखिर जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में आए, उसके बाद मंत्री बन गए। हालांकि उसके बाद सरकार के द्वारा लगातार हर मंच पर यह कहा गया कि जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो इस वक्त बना हुआ है। लेकिन संघ की यदि हम बात कर लेते हैं तो आगामी वक्त में कुछ बड़े चुनाव होने हैं और ऐसे में मोहन भागवत आए हैं मध्य प्रदेश, कामों का प्रभाव और सरकार की छवि टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंथन और ये आकलन आखिर कितना जरूरी? देखिए, मोहन भागवत जी जब भी जहां जिस भी राज्य में जाते हैं वो सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं करते और ना ही कभी संघ का ये सीधे सीधे कोई हस्तक्षेप होता है। और इंदौर में भी जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं लेने वाले। इसलिए ये जो है मुझे लगता है कि कोरी कल्पना जैसी स्थिति है कि वो संघ के वरिष्ठ मतलब संघ चालक होने के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों की कोई बैठक लेगी। वो अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, अपने अधिकारियों के माध्यम से जो उनका फीडबैक लेने का तरीका है वो करेंगे, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके ऊपर अपना चिंतन मनन करेंगे। और सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो संघ नीति को किस प्रकार एग्जीक्यूट करें उसके संबंध में जो है संकेत दिए जाते हैं और वो संकेत खुद सीधे संघ प्रमुख नहीं देते। तो ये तो कार्य पद्धति के बारे में जैसा मुझे भी जानकारी है, बाकी लोगों को भी जानकारी है, वो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी कांग्रेस से आए मंत्री हो या अन्य दलों से आए हुए मंत्री हो, वो एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत सब काम करते हैं। और उसमें ये नहीं कहते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं इसलिए जो है वो उस गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, या फिर शिवराज जी के समर्थक हैं या XYZ के समर्थक हैं वो नहीं मानेंगे, या फिर संघ के हार्ड लाइनर हैं वो आए हैं तो वो जो है इन बातों को नहीं मानेंगे। तो ये नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संघ का उद्देश्य जो है वो सरकारें चलाना नहीं है जी, क्योंकि मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि देश में जो हमारा जो सनातन संस्कृति की परंपरा है, जिसमें शंकराचार्य नाम की जो संस्था हमारी है वो सर्वोच्च है, सर्वपूज्य है, हम सब लोग उनके को श्रद्धा से नमन करते हैं। वो एक बार फिर ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि जब आदि शंकराचार्य ने देश का भ्रमण करके, चारों कोनों का भ्रमण करके और सनातन संस्कृति पर आए संकट को रोकने का काम किया था, आज ठीक उसी प्रकार की परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यदि हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो इस्लाम के कट्टरपंथियों की सरकार बनी है, उसके कारण जो धर्मांतरण करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो हिंदुस्तान में सक्रिय हो गए। और सोनिया जी के आने के बाद से जिस तरीके से ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के बाद लगी थी या प्रोत्साहित हुई थी, ठीक वो स्थितियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है शंकराचार्य नाम की जो संस्था को सक्रिय होकर करना चाहिए वो काम संघ कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि सरकार के कामकाज का, हाँ ये मैं जरूर मानता हूं कि जो संघ के स्वयंसेवक हैं और नीचे तक प्रचारक के रूप में काम करते हैं, जिलों में काम करते हैं या क्षेत्रीय दृष्टि से काम करते हैं, उनको राजनीतिक गतिविधियों, जनता के बारे में क्या फीडबैक्स हैं वो जरूर इनके पास आते हैं। उनका कहीं यदि आदान प्रदान होता हो तो एक विषय है। चलिए बिल्कुल सर, बीजेपी से समझ लेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए दौरा कितना महत्वपूर्ण है। चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। मालवीय जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। मालवीय जी, 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश में रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं समझना चाहूंगा आगामी चुनावों के मद्देनजर यदि हम बात करते हैं तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आपके पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर समाचार की दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन वैसे माननीय सरसंघचालक जी का जो दौरा है वो उनका पूरे साल भर का कैलेंडर होता है। कब कहाँ किस तरह की बैठक होनी है, कब कहाँ किस तरह का विचार होना है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किस स्तर के, किस क्राइटेरिया के लोग इस बैठक में होंगे, किस क्राइटेरिया के लोग बैठक में होंगे, तो ये सब बहुत पहले ही बन जाता है। इसका राजनीति से और प्रदेश की सत्ता से इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपनी जगह चलती है, संघ अपनी जगह चलता है। और संघ जैसे ये बीजेपी जैसे 100 से ज्यादा संगठन संघ के पास है,
और बड़े बड़े मतलब बड़े जन संगठन भी संघ के पास है। तो तमाम विषयों पर विचार करना होता है। बीजेपी एक अकेला विषय नहीं है, बीजेपी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय ऐसा भी कहना मुझे लगता है कि अनुपयुक्त होगा। तो ये उनका अपना तरीका है, सांगठनिक व्यवस्था है और उसमें पार्टी का, सत्ता का, संगठन का, नेता का उसका कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई सहसंबंध। सर, कहा यह जा रहा है कि युवाओं पर इस बार संघ ज्यादा फोकस कर रहा है, युवा उद्यमियों से चर्चा करेंगे, स्टार्टअप्स करने वाले जो खासतौर पर युवा हैं, तो क्या ये माना जाए फोकस कहीं युवाओं पर संघ इस वक्त कर रहा है? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, प्रारंभ से ही संघ युवाओं पर जोर देता रहा है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य होते हैं, युवा ही देश के वर्तमान होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब संघ चालू हुआ तो युवा ही सारे थे उसमें। तो डॉक्टर हेडगेवार साहब ने जब संघ शुरू किया तो बच्चों को लेकर के चलाया, बनाया, और वही जब बच्चे बड़े हुए तो वो चारों ओर पूरे देश में फैले और संघ को उन्होंने विस्तारित किया। तो इसलिए युवाओं पर अभी कोई ये स्पेशल फिनोमेना है ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही संघ की दृष्टि रही है। और केवल संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें जब भी एकत्रीकरण होता है तो युवा ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि युवाओं पर हमेशा फोकस संघ का रहता है। तो ये कोई समय विशेष में की जाने वाला या सोचे जाने वाला विषय नहीं है। स्वाभाविक रूप से युवा उद्यमी अगर आगे आएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, वो भविष्य में और अच्छे बनेंगे जी। तो दूरदृष्टि के हिसाब से वो युवाओं को इकट्ठा करना है, युवाओं की बैठक लेना उचित है। सर, कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो कांग्रेस ये मान रही है कि संघ की जो शैली है, कार्यशैली, वो अब प्रासंगिक नहीं रही है, अप्रासंगिक हो गई है। उनका ये मानना है कि अभी भी संतुलन का अभाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर गए जो कि अब सरकार में मंत्री बन गए हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह काम करती है, उसकी आवश्यकता, उसका समीकरण, उसका जो पूरा गणित रहता है वो अलग तरह से काम करता है जी। लेकिन इसमें संघ को जोड़ना या संघ अप्रासंगिक हो गया, तो सबसे ज्यादा अप्रासंगिक तो आज गांधी परिवार हो गया है, उसको धोना पड़ रहा है कांग्रेस को। तो प्रासंगिकता का सवाल है तो वो कांग्रेस को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। उनके जो वरिष्ठ नेता वो कितने प्रासंगिक हैं, आज दिग्विजय सिंह कितने प्रासंगिक हैं, तो और सोनिया गांधी जी कितनी प्रासंगिक है, राहुल गांधी कितने प्रासंगिक है, तो ये विचार इनको करना चाहिए, बजाय इसके कि संघ कितना प्रासंगिक है। क्योंकि संघ व्यक्ति नहीं है, संघ तो विचारधारा है और विचारधारा शाश्वत है। चलिए, योगेश यादव जी से समझ लेंगे। योगेश यादव जी, आप ही ने आरोप लगाया था कि अब संघ की जो कार्यशैली है वो अप्रासंगिक नजर आ रही है। आरोप के ऊपर पलटवार देखने को मिल रहा है बीजेपी का। सुनील जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने जो सनातन परंपरा की व्याख्या की है वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और विद्वान वक्ता है। मैं निजी तौर पर मेरे प्रति बहुत मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूँ। मैं सनातन परंपरा का ही उल्लेख करते हुए कह रहा हूँ कि जब जब भी हमारे जो राज्य अभिषेक होता था हमारे राजाओं का, उसके बाद जो संचालन होता था जनता के सेवक के रूप में, तो हमारे महर्षि जितने भी हुए हैं, हमारे संत हुए हैं, महर्षि हुए हैं, जो रहते थे, जंगलवास करते थे, वनवास करते थे, लेकिन उनका हस्तक्षेप जरूर होता था। इसलिए होता था कि धर्म नीति और राजनीति कहीं ना कहीं से डगमगा ना जाए और जनता के हित में कोई कार्य। कृष्ण दर्शन हुआ तो कृष्ण में युद्ध नीति भी हुई, तो उसके भी पीछे सत्य और असत्य की वाणी थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि संघ को किसी भी राजनीति से या शासन से कोई लेना देना नहीं होता है, निश्चित ही होता है और होना भी चाहिए। और मेरी यही अपेक्षा है, क्योंकि मोहन भागवत जी के अभी कुछ बयान मैंने बहुत गंभीरता से उनको सुना है और उनके कुछ बयान सामने आए हैं, तो वो कुछ उनकी लाइन भी इस तरीके की डेवलप हो रही है। आदरणीय सुरेश शर्मा जी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि संघ आधारित यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुवांशिक संगठन मानती है तो उनके पथ का वो भी करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। और अनुगमन करते हुए यदि शासन कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश का शासन जो लगातार गिरावट की दौर पर बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश में निरंकुश व्यवस्थाएं कायम हो रही है, मंत्री जिस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या बेबाक या अगल बगल बयान भी कभी कभी दे देते हैं, तो संघ की यदि बेत उन पर होती है तो ये होना चाहिए। ये राष्ट्र नीति है, धर्म नीति है और इसका परिपालन किया जाना चाहिए। और मोहन भागवत जी यदि इस संदर्भ में कोई टिप्पणी करते हैं तो वो स्वागत योग्य है, उनको किया जाना चाहिए। यदि शासन में वो कहीं समस्या देखते हैं या शासन में कहीं लापरवाही देखते हैं या किसी भी तरीके से, तो उनकी टिप्पणी बहुत ज्यादा होना आवश्यक है। मैंने प्रासंगिक शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि अब जिस तरीके से एक मंत्रिमंडल में एक आयातित कांग्रेस लोग वहां पर जो है
वहां पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये आंतरिक विरोध और आंतरिक विद्वेष चलिए तो सर, टकरा ही आपका रहा ये है कई मानना है कि जगह। आंतरिक विद्रोह की स्थिति बन रही है, समझ लेंगे मालवीय जी से, उसके बाद में ये सुरेश शर्मा जी के पास आऊंगा। लेकिन मालवीय जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है, कांग्रेस का ऐसा मानना है। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि यदि नसीहत भी दी जाती है, यदि गाइडलाइन भी जारी की जाती है, तो आखिर क्या बुराई है? हाँ, कोई बुराई नहीं। ये लोकतंत्र में सभी नागरिकों का अपना अधिकार है कि वो सरकार की नीतियों की, सरकार के कार्यकलाप की समीक्षा करें। और जो जितना मतलब समाज पे जितना जितना प्रभाव होता है, उसकी राय, उसकी समीक्षा उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। तो ये तो संविधान सम्मत अधिकार है कि वो सरकारों की समीक्षा करे, या कोई भी व्यक्ति चौराहे पे खड़े होकर के भी कर सकता है, और अपनी लेखनी से भी कर सकता है, और अपने वक्तव्य से भी कर सकता है। तो अगर संघ में कुछ लोग भी यदि कोई समीक्षा करते हैं, तो जैसे कभी उन्होंने इस तरह की समीक्षा नहीं की है सरकारों की, लेकिन वो तो हर व्यक्ति का अधिकार है। चलिए सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, कहा यह जा रहा है कि जनता की नब्ज टटोलेंगे मोहन भागवत। इसके साथ ही साथ मैं आगामी चुनावों की बात करूं तो कुछ खास मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा नजर आ रहा है। आकलन इसका किया जाएगा, लेकिन क्या इस आकलन के बाद जो सरकार से बातचीत होगी, मोहन भागवत की सूबे के मुखिया से मुलाकात होगी, तो जो उनकी समझाइश रहेगी वो कितनी खास रह सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, खास क्या रहेगी बीजेपी, उनके जो वाक्य है वो तो एक प्रकार से संविधान वाक्य है जी। भाई, संघ प्रमुख यदि कुछ बात बोल देंगे, उसमें बीजेपी का कौन नेता है जो मीन में निकालने की स्थिति में होगा। इसलिए वो तो एक प्रकार से जैसे संविधान के अंदर लिखे हुए वाक्य जो होते हैं वो हम सबके लिए स्वीकार्य होते हैं, वैसे मोहन भागवत जी का जो वाक्य है वो भाजपा के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबके लिए मान्य हो। और वो केवल निर्देश देने के लिए कहते होंगे ऐसा नहीं है, वो राष्ट्र का समग्र चिंतन के बाद वो कहते हैं। इसलिए इसमें तो मैं कभी भी ये गुरेज बरतता ही नहीं कहने में जी। तो एक तो ये दूसरा मेरा मानना ये है कि संघ प्रमुख जो है वो इस तरह से बुला के बात नहीं करते जैसे हम सब लोग प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे भी हम संघ को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये सब नहीं होता कि उनको बुला करके बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, उनको बोल दिया ये काम करना, ऐसा नहीं होता। वहाँ जो है एक समग्र जो है राष्ट्र की नीति बनती है, उसके लिए साल भर काम होता है। साल भर काम करने के बाद जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एजेंसियां हैं, चाहे उसमें एक सरकार भी एक एजेंसी है, उसमें स्वयंसेवक भी एक एजेंसी है, उसके अंदर मीडिया में काम करने वाले लोग भी एक एजेंसी है। ये सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इसलिए जो है संघ प्रमुख जब भी आते हैं तो एक स्वाभाविक है, वो सेना का सुप्रीम कमांडर है, वो आरएसएस के राष्ट्रपति हैं, वो सर्वोच्च संस्था है एक प्रकार से संघ की, और उनके द्वारा कहे गए वाक्य जो है वो संघ का संविधान बन जाता है। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि संघ जो है इस समय देश का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसकी विचारधारा जो है सरकार में चल रही है। केंद्र में सरकार में चारों बड़े पद जो है वो संघ के स्वयंसेवकों के पास है, राज्यों के गवर्नर और राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के पास है। तो देश जो है वर्तमान में संघ की जो जिसको कहते हैं संघ की फैक्ट्री से निकल करके आए हुए लोगों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को किस रूप में चलाया जा सकता है, उन सब के बारे में देख रहा है। उन्हें ये मालूम है कि 370 हटाने का देश का लाभ कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं होने चाहिए, तो नहीं हुए। मोदी जब पावर में आए तो उन्होंने हटा दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया, अन्य प्रकार के संत महात्माओं का उसमें पहले से ही मांग थी, 500 साल पुराना आंदोलन था। मोदी की सरकार आई तो इस विचारधारा के अनुकूल काम था, सुप्रीम कोर्ट ने ही संयोग से निर्णय दिया, भाग्य योग से निर्णय दिया जी। तो ये जो अनुकूलताएं हैं वो संघ के द्वारा निर्मित पद्धति की अनुकूलताएं हैं, देश के लिए अनुकूलता है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। चलिए सर, देश के लिए अनुकूल है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने एकजुटता का भी जिक्र किया था, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन योगेश यादव जी, समझना चाहूंगा, माना तो ये जा रहा है कि संघ जो है वो युवाओं पर अब फोकस करने वाला है और इसका सीधे तौर पर फायदा भी मिलेगा, क्योंकि लगातार कोशिश ये रहती है कि जो देश का युवा है वो संघ से जुड़े। लेकिन मैं कांग्रेस की यदि बात कर लूं तो कांग्रेस का फोकस आखिर कहां है? हमेशा बुनियादी बातों में या जनोन्मुखी बातों पर ही ज्यादा अपने आप को फोकस करती है। हमारा यदि युवाओं पर आधार है तो सीधा कि उनकी बेरोजगारी खत्म करना, उनको स्किल डेवलपमेंट करना और भारत को एक मजबूत भारत के रूप में निर्मित करना। यही हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का मंत्र रहा आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में। हमने लाल गेहूं को
तिजात करके उस पर विजय प्राप्त और आत्मनिर्भर बने। अन्न क्रांति की हमने, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी का रहा, कंप्यूटर क्रांति का नारा आदरणीय राजीव जी गांधी का रहा, पंडित आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो कांग्रेस के जो भी हुए वो बुनियादी वाक्यों पर जो भी हमने कार्य किया है तो उस पर एक परिणाम सामने आया। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बेरोजगारी के हिसाब से आज हम जितना जो देख रहे हैं, जो अपने आप को युवा अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, यह एक उसके सामने एक चुनौती सामने खड़ी हुई है। तो यदि युवाओं की बात करें तो सबसे पहले हमें उसके बेरोजगारी को मिटाना पड़ेगा। एक मजबूत भारत के लिए बहुत आवश्यक है। अब मुझे नहीं मालूम है कि संघ का आंतरिक एजेंडा क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित या उसके मातहत संगठन को बात करना चाहिए तो सबसे पहले देश के बुनियादी बातों पर, आवश्यकताओं पर बात करना चाहिए। आज देश महंगाई पीड़ित है, आज देश भ्रष्टाचार पीड़ित है, आज बेरोजगारी पीड़ित है। तो ये जो हमारी समस्या है ये अब धीरे धीरे सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और ये एक भयानक रूप लेती जा रही है। और इसके कारण अब देखिए, जैसे जीडीपी का मामला आया, अब जीडीपी लगातार घटती, अभी तक तो रहा कि ठीक है कोरोना का कारण था तो हम लोगों ने भी इसको स्वीकार्यता दी कि ठीक है, था भी एक हमारे सामने प्रकोप आया था। लेकिन अब यदि हमने इस भारत को खड़ा होने की कोशिश ना की और भारत को एक मजबूत भारत के रूप में एक हमारी जो दृष्टि, जिसकी समग्रता, जिसकी शैली, जिसकी तीक्ष्णता, जिसका नियोजन बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर ना हुआ तो हम धीरे धीरे भयावह स्थिति की ओर बढ़ने लगे। ये मेरा भयानक संकेत नहीं है कि मेरा कोई डर पैदा करना या पैनिक क्रिएट नहीं करना, लेकिन ये जो संकेत है, ये आकलन है, तथ्यात्मक आधार पर सामने आ रहे हैं और इस हेतु कार्य किया जाना चाहिए। चलिए सर, इस हेतु सरकार क्या कार्य कर रही है, मालवीय जी से समझ लेंगे। मालवीय जी, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार महोदय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। उनका ये मानना है कि मोहन भागवत जो कह देते हैं वो बीजेपी के संगठन के लिए, जो बीजेपी का संविधान है उसके लिए वाक्य बन जाते हैं। तो क्या आगामी चुनावों के नजरिए से मैं देखूं तो आकलन जो किया जाने वाला है, खासतौर पर महंगाई की बात कर लें या सरकार के कामों की बात कर लें, तो क्या उन्हीं वाक्यों के आधार पर आगामी चुनावों में बीजेपी जाने वाली है? सुरेश शर्मा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो तो उनकी बात बाद में आऊंगा। सबसे पहले योगेश यादव जी की बात करूं कि योगेश यादव जी ने जिन बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश को आगे बढ़ाना है, और ये जो वाक्य ये कांग्रेस के लिए विलासिता का प्रतीक है। क्योंकि ये जब सत्ता में नहीं होते तब जब इस तरह की बात करते हैं, जब सत्ता में होते हैं सारी चीजों को भूल जाते हैं, महंगाई को भूल जाते हैं, भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं। सब भ्रष्टाचार का नंगा नाच के पिछले 15 महीने की सरकार में इस प्रदेश ने देखा और पिछले 7 साल पहले यूपीए 2 में और यूपीए 1 में देश ने देखा। उसकी कोई सीमा है क्या? उसका कोई प्रतिमान है? तो उस पर बात नहीं करेंगे। जब सरकार में होते हैं तब बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, और बेरोजगारी की बात करना है तो मुद्दों पे की जाती है। ये क्यों योगेश यादव जी और कांग्रेस बात नहीं करते हैं कि किससे 5 करोड़ घुसते थे, क्यों स्टेट में इनको बाहर निकालने के लिए सरकार क्यों क्या कर रही है? ये 5 करोड़ रोजगारों का सृजन होगा अगर 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ जो है जो वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो अगर चले जाएंगे तो उनका पैसा गरीबों में लगेगा। दूसरा ये कि ये क्यों विषय नहीं उठाते हैं कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, ये जो 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने की व्यवस्था ये बंद होना चाहिए। लेकिन मालवीय जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, तो कांग्रेस का तो ये मानना है कि सर आज के दौर में महंगाई लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और यदि आम जनता के नजरिए से हम देखें तो आम जनता को भी यही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या महंगाई की हो सकता है, यदि इस पर कुछ लगाम लगाई जाएगी तो इसका सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी को ही होगा। देखिए, हर सरकार कोशिश करती है कि महंगाई हो रहे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि महंगाई विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है या ऐसा है, लेकिन फिर भी आप तुलनात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस के जमाने में जो महंगाई थी उसके अगर आंकड़े उठाएंगे और अभी उठाएंगे तो कोई खाद्यान्न में बहुत परिवर्तन नहीं आया। केवल तेल की बात करें तो तेल में इसलिए आया कि नए नियम आ गए कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं होगी, दूसरी चीजों की ले बढ़ा। और देखिए, और चीजों को नहीं है। जो पेट्रोल डीजल की बात करें वो महंगाई इसलिए है कि इन्होंने बॉन्ड लिए थे यूपीए 2 में, तो बॉन्ड का पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो पाप कर, चलिए सर, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी का जो रणनीति है उसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है महंगाई के रूप में। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मोहन भागवत 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि जनता की नब्ज टटोलेंगे, इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं इसका जनता पर आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका भी एक रोड मैप बनाया जाएगा और संभवतः इसी रोड मैप के आधार पर आगामी चुनावों में बीजेपी उतरने वाली है। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि दूसरी ओर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, भुनाने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन यदि इन मुद्दों से बचना है तो बीजेपी को भी प्रभावी रणनीति बनानी होगी। संभवतः इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मोहन भागवत 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।